प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है राज्य, राज्य का अर्थ, राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य का अर्थ क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम राज्य के अर्थ के बारे में जानेंगे। राज्य के विषय में विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, जैसे जनसंख्या, निश्चित भू क्षेत्र, निश्चित सरकार, संप्रभुता। ये 4 राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। उसके बाद निष्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे कि संपूर्ण जो वीडियो लेक्चर है इसका निष्कर्ष क्या है। तो आइए हम आज के इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राज्य शब्द जो है राजनीति विज्ञान में अपनी अलग पहचान रखता है। राज्य शब्द को दूसरे तरीके से भी प्रयोग किया जाता है, जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ संघीय शासन प्रणाली है वहाँ पर संघीय इकाइयों के लिए राज्य शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे ओहियो स्टेट है, कैलिफोर्निया है अमेरिका में। भारत में हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में हरियाणा, तमिलनाडु राज्य नहीं है, भारतीय संघ की इकाइयाँ हैं। राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का व्यापक अर्थ है। आगे चलकर हम इसमें डिटेल में करेंगे कि राज्य वही है जिसके 4 आवश्यक तत्व जो है उनकी पूर्ति करता है, उसी को राज्य कहा जाता है। जैसे हरियाणा जो है निश्चित जनसंख्या, निश्चित सरकार, निश्चित भू क्षेत्र है, लेकिन हरियाणा के पास, तमिलनाडु के पास, कैलिफोर्निया के पास संप्रभुता नहीं है। ये संप्रभुता जो है भारत के पास है, अमेरिका के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, इंग्लैंड के पास है, जापान के पास है। इसलिए राजनीति विज्ञान में इनको राज्य कहा गया है। अब राज्य के संबंध में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग दृष्टिकोण है। सभी राजनीतिक चिंतकों ने अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार, अपने अपने अध्ययन के अनुसार राज्य की परिभाषा दी है, राज्य की प्रकृति पर अपने विचार व्यक्त किए। कुछ विद्वानों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, कुछ ने राज्य को शोषण का यंत्र माना है, जैसे मार्क्सवादी जितने भी चिंतक हैं वो शोषण का यंत्र मानते हैं। कुछ विद्वानों ने राज्य को शक्ति का प्रतीक माना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्गेंथो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति संघर्ष है। कुछ राजनीतिक विद्वानों ने राज्य को मानव कल्याण की संस्था के रूप में माना है। तो राज्य को लेकर राजनीति विज्ञान में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। राज्य शब्द की सबसे सटीक परिभाषा अरस्तु ने दी। अरस्तु लगभग 2400 साल पहले में यूनान के महान दार्शनिक थे, जिसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। अरस्तु ने राज्य के बारे में कहा है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। अरस्तु के विचार में राज्य क्या है? परिवार है राज्य में और गांव है। इन दोनों चीज़ों को मिला करके इनके समूह को क्या कहा जाता है? परिवार और गांव जब मिल जाती हैं तो अरस्तु से राज्य कहता है। और उसका उद्देश्य क्या है? पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। यानी राज्य के अंदर रह करके प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक गांव पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर जीवन जीता है। उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा राज्य के अंदर होती है, क्षेत्र में होती है, तो उसे राज्य कहा जाता है। इसी कड़ी में आधुनिक प्रमुख विद्वान जे.के. बलटसली भी राज्य के बारे में परिभाषा देते हुए कहते हैं कि किसी निश्चित भूभाग की राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनता राज्य। बलटसली कहते हैं कि भूभाग निश्चित होना चाहिए,
जैसे भारत का, अमेरिका का, कनाडा का, इनका भूभाग पूरी तरह से निश्चित है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर। इनमें राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनता भी है। राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनता का मतलब है वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई कोई न कोई सरकार है। तो बलंटसली कहते हैं भी निश्चित भूभाग और राजनीतिक दृष्टि से संगठित जहाँ जनता होती है उसे राज्य कहते हैं। तीसरे प्रमुख विद्वान हेराल्ड लास्की है, वो भी राज्य के बारे में परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राज्य शासक तथा शासितों में विभाजित एक प्रादेशिक समाज है जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समस्त संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा रखता है। यानी हेराल्ड लास्की जो है, राज्य का बंटवारा शासक, सरकार और सरकार द्वारा आदेशित जो जनता है, शासित है, उसके बीच में एक प्रादेशिक समाज है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जहाँ हेराल्ड लास्की ने एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का जिक्र किया है कि शासक और शासितों के बीच में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है। उस भौगोलिक क्षेत्र में वही शासक और वही शासित जो है उनके नियम कानून लागू होते हैं, में अन्य समस्त संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा रखता है। अन्य दूसरी भी संस्थाएं हैं, यानी चाहे वो परिवार हो या विभिन्न प्रकार के अन्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संगठन हो, उन सब पर सर्वोच्चता रखता है। यानी इस संस्था को सर्वोच्चता प्राप्त है। सारी जो संगठन है, संस्थाएं हैं, वो इसी के अधीन कार्य करती हैं, राज्य के अधीन कार्य करती हैं। इसी को हेराल्ड लास्की ने राज्य कहा है। तो संक्षेप में देखा जाए तो राज्य क्या है? राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य है, राज्य के लिए जनता का होना अनिवार्य है, राज्य के लिए सरकार और शासित का होना अनिवार्य है, राज्य के लिए सर्वोच्चता का होना अनिवार्य है, सामान्य इच्छा, सर्वोच्च इच्छा, संप्रभुता का होना अनिवार्य है। राज्य के आवश्यक तत्वों को लेकर विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। किसी ने 3 आवश्यक तत्व बताए हैं, किसी ने 4 बताए हैं, किसी ने 7 बताए हैं। जैसे कौटिल्य लगभग जो है 2300 साल पहले हुए हैं और उन्होंने सप्तांग का सिद्धांत दिया था। 7 अंग है: राजा, मंत्री परिषद, द्वारपाल, दंडपाल। इस तरह से राज्य के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया है राज्य के बारे में। हेनरी ने राज्य के 3 आवश्यक तत्व बताए: जनता, सरकार और भूभाग। हेनरी कहते हैं कि जनता का होना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है और एक भूभाग का होना जरूरी है। 3 तत्व राज्य में होने चाहिए। गैटिल और गार्नर कहते हैं कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? जनता। जब तक जनसंख्या नहीं है, लोग नहीं होंगे तो उसको राज्य कैसे कहा जाएगा? और लोगों को रहने के लिए अगर भूभाग नहीं है तो लोगों का क्या अस्तित्व है? लोग भी हैं और भूभाग भी हैं, अगर उनका कोई संचालक नहीं है, सरकार नहीं है, तो भी राज्य पूर्ण है। और सरकार भी है, सरकार के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है किसी प्रकार की, विदेशी नियंत्रण के अधीन है, डोमिनेंस है, तो उसको भी राज्य नहीं कहा जा सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्रमुख जो तत्व हैं वो 4 माने गए हैं। उन चारों में पहला तत्व जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या मूल तत्व है। जनसंख्या के बिना हम किसी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। और जनसंख्या को लेकर सभी राजनीतिक चिंतकों में भिन्नता है। जैसे प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। उसने एक डिजिट के द्वारा इसकी संख्या निकाली है: 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे जो कैलकुलेशन है वो 5040 है। लगभग ये 2400 साल पहले की बातें हैं। उस समय जब सिस्टम सिटी स्टेट्स का सिस्टम होता था, शहर ही एक राज्य का रूप धारण किए हुए थे, उस समय जनसंख्या बताई है। जीन जैक्स रूसो ने 10,000 जनसंख्या बताई है कि एक आदर्श राज्य, एक सही राज्य की जनसंख्या 10,000।
लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जनसंख्या आज करोड़ों में। आज के परिप्रेक्ष्य में भारत दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन चुका है जनसंख्या में, 144 करोड़ जनसंख्या में। उसके बाद चाइना है, फिर अन्य बड़े बड़े देश जो है आते हैं, अमेरिका, रसिया इत्यादि देश आते हैं। और जनसंख्या में देखा जाए तो बहुत सारे छोटे देश में, जैसे सैन मारिनो की जनसंख्या 33,644। जनसंख्या बिल्कुल ही सीमित है। अब प्रश्न उठता है कि जनसंख्या राज्य का एक आवश्यक तत्व है और जनसंख्या के बगैर हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। एक जनसंख्या का होना राज्य में ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या जो है राज्य का मूर्त रूप है। अब जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, इसको लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है। वास्तव में जनसंख्या का स्वरूप जो है संख्यात्मक नहीं गुणात्मक होना चाहिए। एक राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि जितना वो अपने लोगों का भरण पोषण कर सके। ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या भी राज्य के ऊपर बोझ बन जाती है। और जनसंख्या का स्वरूप संख्यात्मक नहीं होना चाहिए बल्कि गुणात्मक होना चाहिए। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन जापान, इंग्लैंड, जर्मनी जिनकी जनसंख्या जो है बिल्कुल डिजिट में है, कुछ करोड़ों में, उन राष्ट्रों का इन राष्ट्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी उन राष्ट्रों की जनसंख्या क्या है, गुणात्मक है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जनसंख्या संख्यात्मक स्वरूप है। तो जनसंख्या का स्वरूप है वो संख्यात्मक न होकर के गुणात्मक होना चाहिए। हर नागरिक अपने आप में परिपूर्ण होना चाहिए, हर क्षेत्र में वो विकसित होना चाहिए। वही एक राज्य का जो है प्रमुख आवश्यक तत्व माना जाता है। राज्य के आवश्यक तत्वों में दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है निश्चित भू क्षेत्र। अब जनसंख्या है किसी भी राज्य के पास, लेकिन उसके पास रहने के लिए एरिया नहीं है, भू क्षेत्र नहीं, उसकी टेरिटरी क्लियर नहीं है, डिफाइंड नहीं है टेरिटरी, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है टेरिटरी। तो राज्य का स्वरूप कैसे हो सकता है? जैसे घुमंतु कबीले थे पहले, उनको राज्य नहीं माना जा सकता। छीले और डिगविट ने कहा है कि ये राज्य के आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि आधुनिक राजनीतिक चिंतक मानते हैं, जिसमें विशेष करके बलंट सली है, कि राज्य का निश्चित भूभाग होना चाहिए। बिना निश्चित भूभाग के राज्य हो ही नहीं सकता। राज्य का निश्चित भूभाग कैसे? जैसे 1948 से पहले यहूदी जो है विश्व के अनेक देशों में फैले हुए थे, लेकिन 1948 में उन्हें एक निश्चित भूभाग मिला, इजराइल नामक क्षेत्र मिला और टेरिटरी, और इजराइल जो है राज्य के रूप में स्थापित हो गया। भूभाग में केवल एक चीज नहीं आती है, केवल जनसंख्या नहीं आती, केवल भूक्षेत्र नहीं आता। भूभाग में बहुत सारी चीजों का समावेश होता है। जैसे भूभाग में भूमि आती है, जल आता है, पहाड़, पेड़ पौधे, नदी और वायुमंडल का क्षेत्र भी आता है। ये सारे भूभाग के विस्तृत तत्व हैं। प्लेटो और अरस्तु ने छोटे आकार वाले राज्यों का समर्थन किया है कि राज्यों का आकार सीमित होना चाहिए, क्योंकि राज्य का नियंत्रण भी होना उस पर जरूरी है। अगर राज्य का आकार विस्तृत होगा तो राज्य उनको नियंत्रित नहीं कर पाएगा, उस बाउंड्री को, भूमि को। राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा उत्पन्न होगा। लेकिन वर्तमान में देखें तो रूस, अमेरिका, चीन क्षेत्रफल में जो है बहुत ज़्यादा बड़े हैं। रूस का क्षेत्रफल देखें तो 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटे क्षेत्रफल वाले देखें तो वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या इसकी 800। मोनाको का क्षेत्रफल जो है 2.1 वर्ग किलोमीटर है। तो प्रश्न उठता है कि किसी राज्य का भू क्षेत्र कितना होना चाहिए? भू क्षेत्र और जनसंख्या का निश्चित अनुपात होना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक यही मानते हैं कि एक राज्य के पास इतना भू क्षेत्र होना चाहिए कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके, अपनी जनसंख्या का भरण पोषण कर सके। जनसंख्या घनत्व और विरलता दोनों ही हानिकारक है। तो राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है निश्चित भू क्षेत्र। निश्चित भू क्षेत्र के बगैर राज्य की कल्पना नहीं कर सकती। राज्य का तीसरा आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है सरकार। अब निश्चित भूमि भी है, निश्चित जनसंख्या भी है, लेकिन उसका संचालक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाला नहीं है, नियम कानून बनाने वाला नहीं है, आदेश देने वाला नहीं है, राज्य का मूर्त रूप नहीं है, तो उसके बगैर कैसे राज्य की कल्पना की जा सकती है। तो सरकार का होना बहुत जरूरी है। निश्चित भूभाग पर राजनीतिक रूप से संगठित लोग सरकार कहलाते हैं। सरकार का रूप क्या है? एक निश्चित भूभाग पर जो राजनीतिक रूप से संगठित है। सरकार क्या है? एक प्रकार से राज्य का मूर्त रूप है। राज्य कोई अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है। राज्य क्या है? जैसा कि रूसो ने कहा है कि एक सामान्य इच्छा है। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। राज्य के द्वारा कानून नीतियां बनाई जाती है, और कानून नीतियां राज्य किसके द्वारा बनाता है? सरकार के द्वारा बनाता है। राज्य कोई फिजिबिलिटी नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है, बल्कि सरकार ही कानून बनाते हैं, सरकार नीतियां बनाती है, सरकार योजनाएं बनाती है और सरकार जनता पर लागू करती है। और सरकार का ही काम है कि शांति बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें और जन कल्याण के लिए अधिकतम कार्य करें। इसलिए जो राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी राज्य, जो कबीला राज्य से कल्याणकारी राज्य हो। राज्य अनेक प्रकार से उसने जो है अपने आप को स्वरूप को संवर्धित किया है। ट्राइबल स्टेट, सामंत राज्य, रोमन एम्पायर, नेशन स्टेट सिस्टम, पुलिस स्टेट सिस्टम, और वर्तमान समय में जो कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है, विश्व का हर राज्य अपनी जनता के कल्याण के लिए, विभिन्न प्रकार की भलाई के लिए कार्य करता है। जैसे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग है, समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, हर देश उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाता है। तो ये राज्य का जो है कल्याणकारी स्वरूप है, और वो सरकार द्वारा जो है वो उसको जो है निष्पादित किया जाता है। तो राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व सरकार है। चौथा तत्व है संप्रभुता, जो अति महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। संप्रभुता के बगैर जो है हम किसी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। कोई राज्य किसी विदेशी दासता के अधीन है जिसके पास अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। यानी भारत जो है 15 अगस्त 1947 से पहले सोवरेन नहीं था। स्वतंत्र निर्णय लेने की न तो देश में और न ही विदेश में शक्ति थी। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, और संप्रभुता सर्वव्यापक है। भारत की संप्रभुता भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सर्वव्यापक है, विदेशों के लिए मान्य है। संप्रभुता स्थायी है, उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे 1947 से लेकर के वर्तमान समय में 2024 चल रहा है, तो भारत की संप्रभुता स्थायी अविभाजित है। सोवरेनिटी को विभाजित नहीं किया जा सकता किसी राजनीतिक दल में, जनता में, सरकार में, संस्थाओं में। संप्रभुता असीमित है, किसी प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। भारत अपने घरेलू मामलों में, विदेशी मामलों में निर्णय ले सकता है, संधि कर सकता है, समझौते कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, युद्ध कर सकता है। इसलिए विलोबी ने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा कहा है। विलोबी कहते हैं कि ये राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। सर्वोच्च का मतलब ये राज्य का डिसीजन लेने का जो तरीका है वो काफ़ी जो है सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। राज्य जो है किसी प्रकार का निर्णय ले सकता है। आदेश देने व पालन करने की क्षमता को जो है संप्रभुता कहा जाता है। और रूसे ने इसे जनरल विल कहा है। आम लोगों की इच्छा ही संप्रभुता है, क्योंकि आम लोग जो हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, सरकार को चुनते हैं, और सरकार फिर अपने निर्धारित भू क्षेत्र में कानून बनाती है, नियम बनाती है, नीतियाँ बनाती हैं, लागू करवाती है, और
सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विदेश नीति, कूटनीति तय करती है, जो अप्रत्यक्ष तौर पर जो है सामान्य जनता द्वारा ही बनाई जाती है, क्योंकि जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनका चुनाव आम जनता के द्वारा, आम वोटर के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा होता है। तो संप्रभुता चौथा महत्वपूर्ण तत्व है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्य के चारों तत्वों का महत्व है। इसमें किसी भी एक तत्व के महत्व को हम कम करके नहीं दे सकते। बिना जनसंख्या के कोई राज्य का महत्व नहीं है, बिना भू क्षेत्र के किसी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना सरकार के किसी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर अराजकता होगी, और बिना संप्रभुता के किसी राज्य का अस्तित्व नहीं है। चारों तत्व एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के बगैर जो है अभाव में राज्य का अस्तित्व नहीं है। राज्य के आवश्यक तत्वों को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने जो राय दी है, उसमें चार ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो राज्य है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया, तो उसमें भारत और रसिया ने इसको मान्यता दी। काफ़ी समय बाद जो है दूसरे देशों ने मान्यता दी। इसी तरह से इजराइल फिलिस्तीन को लेकर मान्यता का संकट रहता है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चारों तत्वों के होते हुए दूसरे देश उसको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, संधि समझौते नहीं करते हैं, एग्रीमेंट नहीं करते हैं, या कुछ लोग कहते हैं यूएनओ वगैरह का मेंबर नहीं बनता है। हालांकि यूएनओ का मेंबर बनना किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो राज्य के जो है अनेक प्रकार के जो है अनेक तत्व हैं, लेकिन उन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो चार ही तत्व हैं। तो राज्य के चार आवश्यक तत्वों से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए, और मेरे आने वाले अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।